हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं पुनः आप लोगों के सामने एक बार फिर उपस्थित हो गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ चतुर्वेद इंग्लिश क्लासेस में। तो प्रिय छात्रों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केस, जिसको हम नाउन के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं। अर्थात मैंने इसके पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि नाउन के साथ जब आप नाउन का अध्ययन करेंगे ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, जब आप नाउन का अध्ययन करेंगे तो आपको नाउन के साथ नाउन, काइंड ऑफ नाउन, नाउन नंबर, नाउन जेंडर और नाउन केस पढ़ना पड़ेगा। अर्थात जब भी आप पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन का अध्ययन करेंगे, संज्ञा का अध्ययन करेंगे, तो वहाँ आपको ये इसके पार्ट, इससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं इसको आपको लर्न करना ज़रूरी होता है, जैसे नाउन नंबर, नाउन जेंडर और नाउन केस। तो मैंने नाउन नंबर और नाउन जेंडर का वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुंचा चुका हूं। तो मेरा अगला जो वीडियो है वो ये है कि मैं नाउन केस को एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केस का डेफिनेशन क्या होता है। तो केस का डेफिनेशन होता है द रिलेशन इन व्हिच ए नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स और द फॉर्म बाय व्हिच दिस रिलेशन इज इंडिकेटेड इज कॉल्ड द केस। तो कहने का मतलब ये है कि द रिलेशन इन विच अ नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स, कि ऐसा संबंध, अर्थात शब्दों का ऐसा संबंध जिसमें कोई संज्ञा किसी अन्य संज्ञा के लिए किसी अन्य संज्ञा के संबंध में आती है, अर्थात किसी अन्य संज्ञा के लिए स्टैंड होती है, तो वो क्या कहलाता है? केस कहलाता है। आर द फॉर्म बाय व्हिच दिस रिलेशन इज इंडिकेटेड, कि अर्थात कि नाउन का ऐसा फॉर्म जिससे उसका संबंध प्रदर्शित हो अन्य शब्दों के साथ, वो आपका केस कहलाता है। अर्थात एक शब्दों में कि जब कोई नाउन किसी अदर नाउन के संबंध में आता है तो आपका केस कहलाता है। तो ये केस आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो मेनली आपके जो केस होते हैं वो 4 काइंड्स के होते हैं। आपके इंग्लिश लैंग्वेज में मेनली केस 4 टाइप के होते हैं। तो उसका पहला टाइप है सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव केस। कहीं कहीं आप सब्जेक्टिव केस पाते हैं और कहीं कहीं नॉमिनेटिव केस पाते हैं, तो दोनों एक ही होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। दूसरा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। फिर तीसरा क्या होता है? पॉजेसिव केस। और चौथा होता है वोकेटिव केस। इस प्रकार से हमारे केस 4 प्रकार के होते हैं। अब इन चारों प्रकार का हम डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो हमारा पहला केस है नॉमिनेटिव केस। अब इसकी परिभाषा क्या है? When a noun or pronoun is used as the subject of a verb is known as nominative case। अर्थात जब कोई नाउन या प्रोनाउन, अर्थात जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी सब्जेक्ट के, किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, अर्थात किसी क्रिया के कर्ता के रूप में उपयोग होता है, तो वो आपका नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस कहलाता है। वो नाउन जो होता है जो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है किसी वर्ब के, वो आपका नॉमिनेटिव केस में होता है, अर्थात नॉमिनेटिव केस कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल है आकाश थ्रू ए स्टोन। तो ये जो थ्रू है वो आपका मेन वर्ब है और उसका सब्जेक्ट क्या है? आकाश। तो ये जो आकाश सब्जेक्ट है ये आपका नॉमिनेटिव केस में है। अगला हमारा एग्जाम्पल है द बॉल फेल फ्रॉम द रूफ। अर्थात छत से जो है वो, छत से बॉल गिरा। तो जो फेल आपका वर्ब है, इसका जो सब्जेक्ट है वो है द बॉल, और जो द बॉल है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ, अर्थात ये नॉमिनेटिव केस में है। यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि जब कोई संज्ञा किसी क्रिया के कर्ता के रूप में उपयोग की जाती है तो वो आपका नॉमिनेटिव केस में होता है। अर्थात जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा और वो नाउन आपका एज ए सब्जेक्टिव केस में होगा, और उसे हम नॉमिनेटिव केस भी कहेंगे या फिर सब्जेक्टिव केस कहेंगे। हमारा अगला केस आता है ऑब्जेक्टिव केस, यानी दूसरा वाला। व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज नोन एज ऑब्जेक्टिव केस। अर्थात जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया के कर्म के रूप में यूज हो, अर्थात किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी क्रिया के कर्म के रूप में यूज़ किए जाते हैं, अर्थात प्रयोग किए जाते हैं, तो वो आपके ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। अर्थात
उनका जो केस होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, अर्थात उनका उपयोग ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग होता है। जैसे आई बॉट ए पेन, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है ए पेन, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। अगला एग्जाम्पल है ही गेव मी अ पेन, मी जो है आपका ये गेव का ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में है। अर्थात जब भी जो भी पार्ट, जो भी ऑब्जेक्ट जो होते हैं अगर वर्ब के बाद लिखे जाते हैं तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 2 केस रहा। अगला केस है हमारा, थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन है, नोट है, क्या है कि बाय यूजिंग हु और व्हाट बिफोर द वर्ब यू कैन फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। अब मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया गया है, तो उसमें कैसे आप फाइंड करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और वो सब्जेक्ट किस केस में है, अर्थात नॉमिनेटिव केस है या फिर उसका उपयोग किसी नाउन का उपयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में है, या फिर सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है तो फिर वो सब्जेक्टिव केस में है। तो जब अगर आपको सब्जेक्ट फाइंड करना रहेगा किसी सेंटेंस में तो आप वर्ब के पहले हु या व्हाट का यूज़ करके आप प्रश्न करेंगे, तो जो आंसर में मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस का, अर्थात वो सब्जेक्टिव केस में होगा। दूसरा रूल है बाय यूजिंग whom और what बिफोर द वर्ब यू कैन फाइंड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। जब आपको किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट फाइंड करना होता है तो आप whom या what का यूज़ किसी वर्ब के पहले करके प्रश्न करते हैं, और जब आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को फाइंड करना होता है तो आप whom या what का यूज़ करके वर्ब के पहले आप ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा अगला केस होता है एक्यूजेटिव केस, या फिर देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि कभी कभी आप एक्यूजेटिव या फिर डेटिव केस कहीं कहीं लिखा पाते हैं। किसी किसी बुक्स में आपको मिलता है कि एक्यूजेटिव और डेटिव केस। तो ये एक्यूजेटिव और डेटिव क्या होता है? ये एक्यूजेटिव जो होता है या फिर डेटिव जो होता है ये ऑब्जेक्टिव केस के पार्ट होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस के पार्ट होते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जो आपके वर्ब के बाद यूज़ की जाती हैं, नॉन लिविंग थिंग विदाउट किसी प्रीपोजिशन, तो वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। और जो लिविंग थिंग्स होती हैं जिनका यूज वर्ब के बाद विदाउट प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है तो वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ कि जो नाउन नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं और वर्ब के बाद यूज़ की जाती हैं एज ए ऑब्जेक्ट वो आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और जो नाउन लिविंग थिंग्स होती हैं और उनका उपयोग एज ए ऑब्जेक्ट किसी वर्ब के बाद किया जाता है वो आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। तो अब जब when an indirect object is used as object of a verb this object is known as in dative case, अर्थात जब कोई नाउन अर्थात लिविंग थिंग्स किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाएगा तो वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और वो आपका डेटिव केस में होगा। क्लियर? कि जब कोई नाउन अर्थात कोई लिविंग थिंग्स किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ की जाएगी तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी और वो डेटिव केस में होगी। और जब कोई नाउन कोई नॉन लिविंग थिंग्स किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ की जाएगी तो वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और वो एक्यूजेटिव केस के रूप में जानी जाएगी। अर्थात जो भी नॉन लिविंग थिंग्स वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ की जाएंगी वो आपके एक्यूजेटिव केस होंगी, और जो लिविंग थिंग्स वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ की जाएंगी वो आपके डेटिव केस में होगी। तो ये क्लियर हो गया आपका डेटिव केस और एक्यूजेटिव केस। थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किनको हम एक्यूजेटिव बोलें, किनको डेटिव बोलें या किनको ऑब्जेक्टिव बोलें, तो इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट यूज़ हुए हैं, वो किस प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। अगर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वो डेटिव केस में है, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वो एक्यूजेटिव केस में है। जैसे देखिए एग्जांपल है ही गेव मी अ बुक, तो मी जो आपका है गेव के बाद मी का यूज़ हुआ है, मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डेटिव केस में है।
और अगला है आई टोल्ड हिम आ स्टोरी। तो आ स्टोरी जो है आपका ये नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक्यूजेटिव केस है। तो इस प्रकार से आपका क्लियर हो गया कि डेटिव केस क्या होता है और एक्यूजेटिव केस क्या होता है। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे है आपका पोजेसिव केस। पोजेसिव केस मीन्स होता है अधिकार कारक, अर्थात जिस पर किसी नाउन का किसी नाउन पे जब अधिकार प्रदर्शित होता है तब उसे पोजेसिव केस कहते हैं। जैसे व्हेन द फॉर्म ऑफ ए नाउन आर प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो ऑनरशिप आर पोजेशन इट इज नोन एज ए पोजेसिव आर जेनेटिव केस। अर्थात देखिए यहाँ कहीं कहीं आप लिखा पोजेसिव केस पाएंगे या फिर जेनेटिव केस पाएंगे। तो जहाँ चाहे जेनेटिव लिखा हो चाहे पोजेसिव लिखा हो, वो आपका पोजेसिव या जेनेटिव ही कही जाएगी। उसका मतलब कि किसी नाउन का किसी नाउन पे ऑनरशिप या फिर पोजेशन या फिर अधिकार प्रदर्शित होता है। जैसे दिस इज निवेंदुज पेंसिल, ये जो पेंसिल है ये निवेंदु की है, अर्थात निवेंदु का अधिकार उस पेंसिल पे है, अर्थात पेंसिल पर किसका अधिकार है, निवेंदु का है। तो इसलिए ये आपका पोजेसिव केस में है। अगला एग्जांपल है दिस इज रामाज अम्ब्रेला। तो ये रामा की अम्ब्रेला है, अर्थात रामा की छाता है, अर्थात छाते पे अधिकार किसका प्रदर्शित हो रहा है, रामा का अधिकार प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए ये आपका पोजेसिव केस है। तो हमारा अगला केस क्या है, वोकेटिव केस है, अर्थात जिसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे आप संस्कृत साहित्य का अध्ययन करते हैं तो संस्कृत साहित्य के व्याकरण में भी संबोधन कारक होता है, जिसमें किसी को आप एड्रेस करके बुलाते हैं, एड्रेस करके कहते हैं कोई बात, तो वो आपका वोकेटिव केस में होता है। व्हेन ए नाउन इज यूज्ड फॉर द सेक ऑफ द एड्रेस, अर्थात किसी को एड्रेस करने के लिए जब यूज होगा कोई नाउन तो वो आपका वोकेटिव केस में होगा। इट इज सेड टू बी इन वोकेटिव केस, अर्थात तब वो किस में होगा, वोकेटिव केस में होगा। जैसे कम इन टू द गार्डन मोहन, मोहन बगीचे में आओ, तो मोहन को एड्रेस करके कहा जा रहा है, तो जो मोहन है ये आपका वोकेटिव केस में है। ओ डेथ वेयर इज द स्ट्रिंग, तो जो ओ डेथ है अर्थात मृत्यु को यहाँ एड्रेस करके कहा जा रहा है, तो ओ डेथ जो है वो आपका वोकेटिव केस में है। तो इस प्रकार से हमारे चारों केस कंप्लीट हो गए। अब हम आगे आपको बताते हैं कि कैसे पोजेसिव केस का फॉर्मेशन होता है, अर्थात जब आप पोजेसिव केस किसी नाउन को कैसे पोजेसिव केस में फॉर्मेट करते हैं, चेंज करते हैं, इसका फॉर्मेटिव क्या होता है, अब ये मैं आपको बताता हूँ। When a noun is singular, the possessive case is formed by adding s, which is called apostrophe s to the noun। ये जो किसी नाउन के बाद एक कॉमा लगा के s लिखा जाता, ऊपर की तरफ कॉमा लगा के s लिखा जाता है, उस कॉमा को एपोस्ट्रॉफी बोला जाता है, और जो बाद में s लिखा जाता है वो तो s होता ही है। तो जो कॉमा लगता है ऊपर की तरफ वो एपोस्ट्रॉफी होता है। अर्थात कहता है कि जब कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसमें आप एपोस्ट्रॉफी अर्थात ऊपर की तरफ एक कामा लगा के एस लिखेंगे तो आपका पोजेसिव केस में हो जाएगा। जैसे बॉय में हमने एक कामा लगा करके एस लिखा और उसके बाद लिखा बुक, अर्थात देखिए जब जिस नाउन का अधिकार जिस पे प्रदर्शित होता है, तो जिसका अधिकार प्रदर्शित होता है अगर वह सजीव है तो उसमें हम एपोस्ट्रॉफी एस लगा के उसको पोजेसिव केस में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ हुआ बॉय आपका लिविंग थिंग है, उसमें एस लगा करके और जिस पे उसका अधिकार है उसके बाद उसको लिख दिए हैं। द किंग्स क्राउन, अगला है आपका द किंग्स क्राउन। देखिए किंग्स का किंग्स में हमने एपोस्ट्रॉफी लगा करके एस लिख दिया, उसके बाद उसका किंग्स का जिस पर अधिकार है उस नाउन को लिख दिया। तो इस प्रकार से ये हमारा पोजेसिव केस में परिवर्तित हो गया। अगला हमारा व्हेन द नाउन इज प्लूरल एंड एंड्स इन एस द पोजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ओनली एन एपोस्ट्रॉफी, अर्थात कभी कभी कोई प्लूरल नाउन होता है, जैसे सिंगुलर में आप एपोस्ट्रॉफी एस लगा के पोजेसिव केस में बना लिए, लेकिन जब आपका नाउन प्लूरल होगा तब कैसे आप पोजेसिव केस में चेंज करेंगे, तो उसके लिए ये होता है कि उस प्लूरल नाउन में आप लास्ट में एपोस्ट्रॉफी केवल लगा देंगे, अर्थात वही ऊपर से कामा लगा देंगे तो आपका वो पोजेसिव केस बन जाएगा। अर्थात कामा लगाने के बाद उस नाउन का जिस पर अधिकार होता है उस नाउन को हम लिख देते हैं। जैसे बॉय का अधिकार स्कूल पर, अर्थात बॉयज़ स्कूल, बॉयज़ आपका प्लूरल है इसलिए हमने एक कामा लगा करके उसको पोजेसिव केस में परिवर्तित कर दिया, अर्थात एपोस्ट्रॉफी लगा के उसको पोजेसिव केस में परिवर्तित कर दिया। हॉर्स टेल, अर्थात घोड़े की पूंछ, तो ये आपका हो गया पोजेसिव केस में। या बॉयज़ हॉस्टल या फिर गर्ल्स कॉलेज, ये सब आपका पोजेसिव केस में चेंज हो गया, क्योंकि इसका जो नाउन है वो प्लूरल है, उसमें हमने केवल एपोस्ट्रॉफी एस लगा के पोजेसिव केस में चेंज किया है।
अगला है हमारा व्हेन द नाउन इज प्लूरल बट डज नॉट एंड्स इन द पॉजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस। अर्थात देखिए कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें बिना एस लगाए ही अर्थात बीच के शब्दों को चेंज करके आप प्लूरल बना देते हैं, अर्थात बन जाते हैं, कुछ अलग टाइप के शब्द जुड़ करके वो प्लूरल बनते हैं। तो उसको आप कैसे पॉजेसिव केस में चेंज करेंगे? जैसे आपका मैंस क्लब, तो मैन आपका प्लूरल है, उसमें हमने एपॉस्ट्रोफी एस जोड़ दिया तो हो गया आपका मैंस क्लब। अगला है आपका जैसे चिल्ड्रेंस बुक, अर्थात बच्चों की किताब, तो हमने चिल्ड्रेन आपका प्लूरल है उसमें एस जोड़ दिया तो आपका हो गया चिल्ड्रेंस बुक। अगला अब हमारा आता है द यूज़ ऑफ पॉजेसिव केस, अर्थात पॉजेसिव केस का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। अब आगे हम इसको देखते हैं। द पॉजेसिव केस इज़ नाउ यूज्ड चीफली विद द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स। हमने बताया कि पॉजेसिव केस का यूज ज़्यादातर सजीव वस्तुओं के साथ किया जाता है, जैसे द गवर्नर्स बॉडीगार्ड, गवर्नर जो है आपका वो लिविंग थिंग्स है और उसके साथ एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया। द लायंस मेन, अर्थात जो लायन के चारों तरफ सर के चारों तरफ बाल होते हैं उसे मेन बोला जाता है। तो लायन आपका सजीव है, उसमें एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ हुआ है, अर्थात पॉजेसिव केस का यूज़ मुख्यतः सजीव वस्तुओं के साथ अधिकार प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। और दूसरा क्या है? नाउन डिनोटिंग पर्सनिफाइड थिंग्स, अर्थात जब किसी नाउन को, किसी निर्जीव वस्तु को मानवीकृत करके शो किया जाता है, अर्थात प्रदर्शित किया जाता है कि उसे एज अ ह्यूमन ट्रीट किया जाता है, तो उसके साथ आपको एपॉस्ट्रोफी एस अर्थात उसे पॉजेसिव केस में चेंज करना होता है। जैसे इंडियाज़ हीरो, तो इंडिया को पर्सनिफाई किया गया है तो इसमें एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ हुआ है। नेचर्स लॉ, नेचर को भी पर्सनिफाइड किया गया है, मानवीकृत किया गया है, उसमें भी एपॉस्ट्रोफी एस लगा के और उसके बाद जिस पर उसका अधिकार है उस नाउन को लिखा गया है। अगला हमारा है कि नाउन्स डिनोटिंग टाइम और स्पेस और वेट और वैल्यू, अर्थात ऐसा नाउन जो आपके टाइम को प्रदर्शित करता हो, जगह को प्रदर्शित करता हो, वजन को प्रदर्शित करता हो या महत्व को प्रदर्शित करता हो, तो उसके साथ आप एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। जैसे टाइम में क्या होता है? ए डे जर्नी, एक दिन की यात्रा, 3 वीक्स लीव, 3 हफ्तों की छुट्टी, ए मंथ्स हॉलीडे, 1 महीने की छुट्टी, ये आपका टाइमिंग रिप्रेजेंट करने वाले नाउन हो गए। अब आपका स्पेस रिप्रेजेंट करने वाले ए बोट्स लेंथ, ए हेयर्स ब्रेथ, ए स्टोन्स थ्रो। ए स्टोन्स थ्रो ये जो है आपका प्रोवर्ब है, इसका मतलब होता है कि ज़्यादा दूर ना होना, अर्थात बहुत कम ही दूरी होना। तो अब ये स्पेस को रिप्रेजेंट करने वाले नाउन हो गए। अब वेट वाला आ गया, ए पाउंड्स वेट, पाउंड आप जानते हैं वज़न का मात्रक है, मेजरमेंट है। ए टन्स वेट, टन भी आपका मेजरमेंट है, मात्रक है। तो ये वेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके साथ आप एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, अर्थात इसको पॉजेसिव केस में चेंज करते हैं। वैल्यू जो होता है ये सीलिंग्स वर्थ, अर्थात सीलिंग मतलब ये करेंसी होती है किसी कंट्री की, तो उसकी वैल्यू कितनी है, कोई किसी वस्तु की वैल्यू कितनी है, एक सीलिंग होती है। 5 पाउंड्स वर्थ, अर्थात यहाँ देखिए वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी चीज़ की वैल्यू जो कितनी है 5 पाउंड्स है। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ और मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि जो भी टॉपिक आपको समझना हो या फिर जो भी टॉपिक छूट जाता हो, आप कमेंट के माध्यम से वो टॉपिक जो हमसे पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो, या फिर मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो क्योंकि आप लोगों का जब सजेशन मुझे मिलता रहेगा तो मुझसे मेरा वर्क जो होगा वो इम्प्रूव होगा और चीज़ें आप लोगों तक सही तरीके से पहुंच पाएंगी। तो आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए, समझिए और इसको नोट कीजिए। जो चीज़ें इसमें आपको ना समझ में आती हैं या फिर कोई और भी चीज़ आपको पूछनी है हमसे, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।